मुझे इमरान खान की टीम में अभी तक कोई फौजदारी का वकील नहीं नजर आया। अगर उन्हीं वकला ने दोबारा लड़ना है तो पहले उन्होंने कौन सा चंद चढ़ा लिया कि जो और चढ़ा लेंगे। फैज हमीद एक करप्ट आदमी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। दोनों हाथों से, दोनों टांगों से, खुले मुंह से, आंखों से, कान से, हर तरीके से उसने करप्शन की। तो दबा कर पैसे बना रहा था। उनका भाई ये तो आपको एक केस पता चला है, अभी तो आपको बहुत केस और पता चलेंगे। अब अगर 90 लोगों की काबीना होनी है, फिर हम कितनी कोई याशियों के मुतहम्मिल हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने राजा रियाज साहब को खत लिखा है और कहा है कि कल शाम 4 बजे वो मिलें और निगरां वजीर आजम का जो नाम है वो हतमी तौर पर फाइनल करें। तो सर, ये क्या मसला है? राजा रियाज साहब क्यों नहीं टाइम दे रहे? आज भी मुलाकात की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहाँ मसरूफ है वो? राजा रियाज साहब जो है ना, वो वजीर आजम को बता रहे हैं कि वो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल वजीर आजम ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, तो उनको मिले नहीं, या उनको उस तरह से नहीं लिफ्ट कराई जैसा वो समझते होंगे। ये जो राजा रियाज साहब वगैरह से वादे वगैरह किए थे, उन्होंने वो भी शायद पूरे नहीं किए। तो राजा रियाज को पता, उनके लिए तो इलेक्शन जीतना अपने ओन पे नामुमकिन है। तो या तो कल वो जब मिलेंगे तो फिर वो अपने लिए और अपने साथियों के लिए तमाम वो सीट्स मांगेंगे, टिकट्स मांगेंगे, और ये कि उनके सामने कोई पीडीएम की किसी जमात का कोई बंदा ना खड़ा हो जो उनके साथ ओरिजिनल वो थे, वरना फिर अपनी मर्जी के नाम देंगे। शहबाज शरीफ साहब एग्री नहीं करेंगे, दोनों की नाम जो हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन में चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा। तो एक दिन में आज पता चल गया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भारत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है। तो यानी आपको ये लग रहा है कि ये इनकी बाहमी मुशावरत से नहीं होगा नाम फाइनल, ये इलेक्शन कमीशन ही करेगा? अगर ये एग्री नहीं करेंगे तो यही होगा ना। और जिस तरह के नाम आ रहे हैं माविश को, मुझे अभी भी बहस कर रहे हैं लोग, इसाक डार हैं, को कहता है शाहिद का कान अब्बासी हैं, और मैं सोच में पड़ा हूँ कि ये, और बड़े बड़े समझदार लोग मुझे ये कह रहे हैं कि कैसे हो सकते हैं, वो तो नून लीग का हिस्सा है। यानी इलेक्शन तो ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो सकता फिर, वरना उसके बाद। और वो बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, मैं उसमें नहीं कह रहा कि वो खुदा न खास्ता गलत करेंगे, उनका कोई मुखालिफ नहीं मानेगा, और स्पेशली अगर वो जीत गए तो फिर तो बिल्कुल नहीं मानेगा। और दूसरा भी, आपको हमने 2 हफ्ते पहले मैंने आप ही के वीलॉग में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करवाया केपीके में, कैबिनेट में ऐसे लोगों को जो लॉबिंग कर रहे थे, या जिनके, आपको पता है जो रूल्स ऑफ द बिजनेस है वो बड़े क्लियर हैं कि वो लोग केयर टेकर में आ सकते हैं जिनका कोई करीबी रिश्तेदार इलेक्शन में खड़ा ना हो रहा हो। तो कैसे होगा? ऐसे बहुत से लोग आउट हो जाएंगे। और फिर जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात से हो, वो ये नहीं कह सकते कि मैं तो उसका मेंबर भी नहीं हूं, ठीक है ना, तो वो फिर न्यूट्रल तो ना हुआ। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये कहते हैं कि मियां साहब और जरदारी साहब ऐसे फैसले करें कि मेरे और मरीम नवाज के लिए सियासत में आसानी हो आगे। सर, ये किस किस्म के फैसलों की बात होगी? मेरा ख्याल है कि ये एक बड़े पढ़े लिखे तरीके से एक ताना है, क्योंकि आप देखें तो इस पार्लियामेंट ने आज तक हमारी यूथ के लिए कुछ नहीं किया। और जिस तरह की हमारी पॉलिटिक्स है, लोग जब तक फौत नहीं हो जाते और जब तक हम उनको तदफीन नहीं कर देते, तब तक हम उनसे सियासी मुशावरत ही करते रहते हैं कि अच्छा जी आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। जो नौजवान हमारे वर्कर्स हैं, जो नौजवान हमारे काम करने वाले हैं, उनके भी बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं और वो भी बूढ़े हो रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का मतलब है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो यूथ के लिए और यूथ को ऊपर लाने के लिए फ़ाल साबित हों, और यूथ जो है अब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें सामने आने के लिए, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखें, मरियम नवाज हों या जो भी हों, आपके और मेरे लिए हो सकता है हम कहें कि यार वो यूथ में नहीं आती, मैं यही आपको कहने लगी थी। फाइन, मियाँ साहब की तो औलाद है ना वो, तो औलाद तो अपनी छोटी लगती है ना इंसान को। तो और बाप के लिए तो, बाप के लिए तो सारे बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप के लिए तो वो कोई 100 साल भी हो जाए उनके लिए छोटे होते हैं। तो लेकिन मेरा सर, ख्याल है, सियासत के लिए तो नहीं ना, ये अब यूथ में तो नहीं आते ना, ये यंगस्टर्स। मेरा यूथ का मतलब है कि यार नेक्स्ट जनरेशन को भी तो अब नेक्स्ट आज्ञा मिले ना, जनरेशन, हाँ, कहा जा सकता है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। आप, ये मतलब है मेरा ख्याल है। सर, खान साहब की सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है वो समाअत के लिए लग चुकी है। क्या लग रहा है आपको, इतनी जल्दी सजा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी? देखिए, मुझे इसमें 2 बातें, अगर तो बेल के लिए होती ना तो फिर तो मैं कहता बेल हो सकती है, अच्छा। और सज़ा की मुअत्तली जो है वो मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो उनको कहना पड़ेगा डिसीजन गलत है,
और फिर उनको जो है वो सेट असाइड करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए तो उनको पूरा केस ट्राई करना पड़ेगा पूरा। अब वो 1 महीना ले या 10 महीने ले, वो तो अपनी बात है कि कितनी देर लेता है। लेकिन इसलिए मुझे ये मुश्किल लगता है। ज़मानत के लिए अगर वो अप्लाई करते तो फिर उसका रास्ता बिल्कुल बन सकता था। तो सर क्या जमानत अप्लाई नहीं की खान साहब ने? आप खुद मुझे बता रही हैं कि उन्होंने तो सज़ा की ख़त्म करने के लिए कहा है। तो मैं तो क्योंकि उस माइंड केस, में नहीं ये चीज होगी कि मैं पहले जमानत करवा लूं? मेरा ये ख्याल है कि जो वकला इमरान खान के काफ़ी कमज़ोर हैं, वो फौजदारी के वकील नहीं हैं। ख्वाजा हारिस हों या हामिद खान हो, ये लोग कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं। ख्वाजा, मुझे इमरान खान की टीम में अभी तक कोई फौजदारी का वकील नहीं नज़र आया कि जो ट्रायल कोर्ट में भी उनको सही गाइड करता, और जो उस ट्रायल के लिए आगे दोबारा से अगर उन्हीं वकला ने दोबारा लड़ना है तो पहले उन्होंने कौन सा चंद चढ़ा लिया कि जो और चढ़ा लेंगे। सर साबिक DGISI फैज हमीद साहब के भाई जो है नजफ हमीद, उनकी एक और भी करप्शन सामने आई। उनकी तैनाती के दौरान चकवाल के 5 मुज़ारजात में करोड़ों रुपए मालियत की जो अराजी है, 60 से ज्यादा इंतकलात की जो फीस है, उसमें बेज़ब्तियों के शवाहिद मिले हैं। सर ये क्या होता रहा उनके टाइम पर? और मतलब देखो, फैज हमीद एक करप्ट आदमी है। फैज हमीद एक करप्ट आदमी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। फैज हमीद ने दोनों हाथों से, दोनों टांगों से, खुले मुंह से, आंखों से, कान से, हर तरीके से उसने करप्शन की है। और करप्शन का वो एक आप समझें कि आइकॉन है फैज हमीद जो है। और फैज हमीद का भाई उसका फ्रंट मैन था उसके एरिया में, जो उसके लिए रास्ते हमवार कर रहा था कि जी जब वो रिटायर होंगे, जब भी रिटायर होंगे चीफ बनने के बाद, तो फिर वो वहाँ से इलेक्ट होंगे और फिर वो PTI को संभालेंगे। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही थी। तो दबा कर पैसे बना रहा था उनका भाई। ये तो आपको एक केस पता चला है, अभी तो आपको बहुत केस और पता चलेंगे। लेकिन हमें पता है कि वो एक भयानक तौर का करप्शन का सौदागर है फैज हमीद, जिसका नाम है मिस यूज़ ऑफ पावर एंड करप्शन, दोनों चीज़ों का वो माहिर था। तो सर लेकिन जो इत्तेहादी जमातों में जिनके ऊपर सबके ऊपर करप्शन के केसेस थे, उन सब के केसेस तो खत्म हो गए, चाहे वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज, इसहाक डार, सबके खत्म हो गए। सर आपको क्या लगता है ये सब मेरिट पे खत्म हुआ है? देखें, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि केस वो होता है, जज उस भी बात पे फैसला कर सकता है जो वकला उसके सामने एविडेंस रखते हैं। अगर एविडेंस ही कमज़ोर रखा जाएगा या नॉन सस्टेनेबल रखा जाएगा तो वो जज उसके ऊपर तो सज़ा नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बज़ाते खुद पूरी पाकिस्तानी कौम के मुंह पे एक थप्पड़ है कि आप देखें, हमें ये पता है 75 साल में इस मुल्क में करप्शन तो दबा कर हुई है, बच्चे बच्चे को पता है कि हुई है। तो अब अगर उसमें आज तक कोई भी करप्शन का जिम्मेदार नहीं है, कोई लाइनमैन पकड़ा जाता है वापडा का, या कोई SDO पकड़ा जाता है, या किसी और डिपार्टमेंट के एक्सीएन को पकड़ के पढ़ देते हैं, लेकिन जो असल डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे कहीं पे भी हो, उनमें से अगर किसी को सज़ा नहीं होती तो फिर तो मातम का टाइम है। ये हम सिर्फ मातम ही कर सकते हैं कि अगर इनकी आपको करप्शन नज़र नहीं आ रही है सारों की, फिर हम अपना रीडिफाइन कर लें अपने आप को। फिर इस मुल्क में करप्शन नहीं है, सिर्फ मेहनत हुई है, और मेहनत को गलत तरीके से लोग करप्शन कहते रहे। सर वही बात है कि अब इत्तेहादी जमातें जो हैं वो ज़ाहिर पावर में थी, तो उन्होंने अपने तमाम केसेस खत्म करवा लिए, और खान साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए। जब खान साहब पावर में थे तो उनके ऊपर केसेस बहुत सारे हो गए जो बाकी की जमातें थी। तो सर मुझे तो लगता है यही हमारे मुल्क में होता रहेगा, एक जमात आएगी उसके केसेस खत्म होंगे, फिर दूसरी जमात आएगी उसके केसेस खत्म होंगे। नहीं, पे ज़्यादा देर नहीं होगा महावीर, फिर ये मुल्क थोड़ी रहेगा। तो इतने टाइम से तो यही हो रही है। अगर इस मुल्क ने बाकी रहना है और चलना है तो फिर यानी आपको मेरिट और इंसाफ को लाना पड़ेगा ऊपर। और फिर ये तो नहीं है कि मेरा बाप अगर है तो उसको माफ़ी मिल जाए, या आपका भाई है तो उसको कुछ ना कहा जाए। फिर अक्रॉस द बोर्ड अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो बहुत ही कमज़ोर बात हो जाएगी। फिर तो मजाक है ना। आपको मैं एक बात बताता हूँ जी जी, कि देखें, कैप्टन सफदर ने अपने एफिडेविट में ये कहा कि मुझे 1500 रियाल महाना नवाज शरीफ देते हैं खर्चे के लिए। अब अगर 1500 रियाल महाना में
वो BMWs भी चला सकते हैं और वो ट्रैवल भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे 1500 रियाल सबको दे दे, फिर मैं यही कह सकता हूँ। सर कल मुमकिन आपको एक तौर पर एग्जांपल दी है। जी सही बात है, बिल्कुल सर मैं एग्री करी हूँ। सर कल मुमकिन तौर पर इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी दिन है, क्या लगता है आपको ये जो 1.5 साल रहा है इनका, कैसा रहा आपके ख्याल में? देखें, इन्होंने जो इनहेरिट किया था वो बहुत ही टर्मोइल में इनहेरिट किया था, और पहले 8, 9, 10 महीने तो इनको इमरान खान ने चैन ही नहीं लेने दिया, और उसने कभी IMF से गलत करके IMF को उसने नाराज़ कर दिया, सऊदीया को नाराज़ कर दिया, चाइना को नाराज़ कर दिया, ईरान को नाराज़ कर दिया, कतर को, UAE को, अमेरिका को, सबको नाराज़ कर दिया। और जो धजियाँ बिखेर गया था जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र्स करके पंजाब में भी और KPK में भी, KPK तो बैंकरप्ट हो गया, और पंजाब का भी हाल आपके सामने है जो उस्मान बुज़दार ने किया। तो वहाँ से इन्होंने किया तो इन्होंने काफ़ी रिकवर किया, और इनका काफ़ी क्रेडिट है कि इन्होंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये बहुत कुछ कर सकते थे जो इन्होंने नहीं किया अभी, और इन्होंने अभी वो वाले डिसीजंस नहीं लिए जो इस मुल्क की अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। शायद कमज़ोर थे अभी, इत्तेहादी हुकूमत थी उस वजह से नहीं कर सके। अब अगर 90 लोगों की काबीना होनी है और वो सिर्फ वफाक में 40-45 किलोमीटर के वज़ीर हैं, तो फिर हम कितनी कोई याशियों के मुतहम्मिल हो सकते हैं। तो वो इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ऑन द होल यस, अब पाकिस्तान निकल तो रहा है उस बुरे टाइम से, तो ये तो इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बर्दाश्त का एक यानी फ्लेवर तो दिया। नहीं वो सर वो लोग ये सोचते होंगे कि हमें तो अभी सिर्फ 1.5 ही साल मिला ना, हमें ज्यादा टाइम तो मिला नहीं, तो हम क्या इतने डिसीजन लेते हैं, और प्लस ये कि किसी एक ही गवर्नमेंट नहीं थी, वो मिक्स गवर्नमेंट थी। अब भी तो लोग झोलियां उठा उठा के बदुआएं देते हैं भाई, जिसका बिजली का बिल आ गया है, जिसका गैस नहीं आ रही, जिसका पानी का बिल आ रहा है, जिसको मुलाजमत नहीं मिल रही, जिसको राशन नहीं मिल रहा, तो अभी तो दिल्ली दूर है। अभी तो बहुत कुछ करना होगा कि बिफोर पीपल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग कि हाँ वाकई काम हुआ। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ ना कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, या हमने करंट डेफिसिट को कम कर दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट को, या हमने रिजर्व्स बढ़ा दिए, तो जिसके घर में रोटी नहीं है ना, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको 3 वक्त की या 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसको अपने बच्चों के लिए स्लीपर चाहिए, उसको उसके लिए स्कूल चाहिए, कलम दवात चाहिए, उसको माँ बाप के लिए दवाई चाहिए। उसके इससे गरज नहीं है कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट में या डॉलर की प्राइस में या इकोनॉमी के हुजम में आपने क्या फ़र्क डाला जो उसके घर तक नहीं पहुंचा। तो इट्स अ कैच-22 सिचुएशन। सही बात है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने